तो हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग बैठे थे, उन्हीं के बीच एक लड़की बैठी हुई थी। तभी उसके ऊपर एक 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वह उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है और किसके साथ रह रही है और कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वह लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन में एसी डब्बे में रहता है, लेकिन वह भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, युवक अपनी पत्नी के ही सीट पे बैठने की कोशिश करता है ताकि आज के रात का सफर इसके साथ कर सको। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की ही कुछ कमियां थी, लेकिन फिलहाल दोनों का तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वह स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पति उसका पीछे पीछे, जो तलाकशुदा पति था, वह भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका टिकट एसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है, बहुत उदास बैठी रहती है और वही सुंदरता और वही खूबसूरती, तो सोचता है कि चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए और इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों, इसलिए वह उसी डब्बे में घुस जाता है। तो जो पूजा होती है वह डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है, वहीं पर उसका टिकट रहता है। और वह जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की कोशिश करता है, क्या पता कोई दाएं बाएं इसके हो तो आकर बैठे। लेकिन जो भी आकर बैठता उस सीट पर, चूंकि वो अकेले बैठी थी, पूरा सीट खाली था, तो वह उसको तुरंत मना कर देती थी और कहती थी कि यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब प्रदीप पीछे से सब देख रहा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी और जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है, अपना पैर फैला के बैठी हुई थी। जैसे ही बैग रखता है वो तुरंत बोलती है, यहाँ कहाँ रखते हो, ये मेरी सीट है, उतारो यहाँ से। प्रदीप बोलता है कि मैडम, बस मैं 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है, अभी अब सोने का टाइम नहीं हो रहा है आपका, तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है 10-20 सेकंड तक, तो वह पहचान जाती है कि वही उसका तलाकशुदा पति था। वह अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जाओ। अब दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। अब प्रदीप शुरू करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी अपना इलाज कराने? नहीं तो तुमने बोला कि अभी सीट पे मत बैठो, मुझे आराम करना है, और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है कि नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो प्रदीप कहता है मुझे कि दिल्ली कब से रह रही हो? तो पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब उसे एक टक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी इसकी तरफ भी देख लेती थी। सर्दियों का महीना था और ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सर्दियों का महीना था, सारे लोग कुछ ना कुछ निकाल कर ओढ़ने लगते हैं और पूजा भी अपना बैग से कंबल निकाल कर ओढ़ लेती है। और प्रदीप को तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वह एसी में जाने वाला था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं कुछ लाया ही नहीं। तो पूजा बोलती है आपको ध्यान रखना चाहिए, ठंड लग सकती है। जब अगला स्टॉपेज आता है तो शायद दूसरा पैसेंजर जो था उस सीट पे वो आकर चढ़ता है और आकर बैठने लगता है। तो पूजा बोलती है कि इस पे कहाँ सामान रख रहे हो, इस पे कहाँ बैठ रहे हो? तो वह बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा है इसमें। तो वह बोलती है कि नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। वो अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को देती है। तो वो देखत समझाता है कि ऐसा है कि आधी सीट तुम्हारी है, आधा इनकी है, लेकिन जब सोना होगा तो पूरी तुम्हारी हो जाएगी और ऊपर वाली इनकी हो जाएगी। ऐस
और जैसे ही अगला पैसेंजर आता है बोलती है कि तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। उनकी बात समझ जाती है पूजा और चुप हो जाती है। तब तक वह दूसरा पैसेंजर खड़ा ही रहता है और उसके बाद वह बीच में जाकर बैठने की कोशिश करने लगता है। तो पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपने सीट पे जाओ जहाँ तुम्हारी सीट है। फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊं। दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जब चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो ही रही थी और जो पैसेंजर आया था नया वो भी ओढ़ लेता है निकाल के। अब ठंडक काफ़ी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कम्बल जो है उसके पैर पे डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं मुझे ठंडी नहीं लगती, दरअसल मेरे ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कम्बल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और पूजा गुस्सा के कारण उस पर पानी ही डाल देती है और रात भर दोनों कुछ और ही ओढ़कर गुजारते हैं। दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी की तरफ था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है और बोलती है इसमें जरूर आपकी कोई गलती रही होगी। तो बोला कि नहीं अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। दोनों हंसने लगते हैं और सफर चलते रहता है। धीरे धीरे जब खाने का टाइम होता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। प्रदीप बोलता है कि मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, आएगा अभी तो मैं उसी से लेके खा लूंगा। पूजा तुम खा लो अगर लाई हो तो। पूजा कहती है कि हाँ खाने का तो टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपका तो बैग में रखा ही होगा, अभी शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने पीना उना छोड़ दिया। पूजा हैरान हो गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता और ना ही पीऊंगा। पूजा कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता है वाकई ही तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। वह पूजा बोली मैं कौन होता हूँ तुम कसम खा रहे हो? बोला किसी की कसम दिवा लो, माँ कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों वह हैरान रह जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ इतना हो गया आपको पता ही है, अब जाके आप शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है आप सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शराब छोड़ रखा है। सच बताओ मुझे दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण यही था कि वह शराब का बहुत बड़ा आदी था और वह अपने माँ बाप की नहीं सुनता था और हमेशा शराब पिए मस्त रहता था और पूजा से भी मारपीट करता था। और इसकी इन्हीं आदतों से वह 2 साल में ही तंग आ गई थी और खुद उसके जो सास ससुर थे, जो प्रदीप के माता पिता थे, वो बोलते थे कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी कट जाए, ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। बहुत उसको समझाया लोगों ने, लेकिन प्रदीप को वो बहुत चाहती भी थी, लेकिन इसकी आदत से ये परेशान थी और अंत में उसे हार मानकर उससे तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो प्रदीप की छोटी बहन थी वो प्रदीप को बहुत, उसकी भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोला सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने नहीं किया? उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफी खराब था तो मैं गांव छोड़कर दिल्ली में ही रहता हूँ और माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी जिंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना? पूजा कहती है अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए 1-2 महीने में। जब ये बात प्रदीप सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वह बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपने आदत को बरकरार रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी।
भगवान से ही दुआ करूंगी कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई, तो पूजा कहती है कि 2-4 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेती हूँ। तो प्रदीप बोलता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा? वह बोली चलो पति-पत्नी ही समझकर मिल बाँट के खा लेते हैं जो भी हमारे पास है। हमने बहुत ऐसे एडजस्ट किया है पहले। तो पहले अब आप अच्छे भी हो गए हो तो चलो कम से कम आप मेरे हाथ की बनाई हुई 2 रोटी खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं। 2 बिरयानी लेता है और दोनों खुशी-खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता है कि भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दोनों इधर-उधर सरक करके सो जाते हैं वही कंबल ओढ़ करके। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख़्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख़्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती या मैं इसे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ फिर से। ये दोनों सोच ही रहे थे, आधी रात से ज़्यादा का समय गुजर चुका था, तभी जो है पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ फिर? तो पूजा अपने बैग से मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है और बोलती है कि ठीक से सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है तो दोनों उतर जाते हैं और प्रदीप जो है उसको मोफलर देने लगता है जो उसने दे रखी थी। बोला बहुत अच्छा मोफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है, ये जेंट्स मोफलर है। तो बोली कि हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो ये रख लो, मैं दूसरा बना लूंगी। दोस्तों रख लेता है वो अपने बैग में और जेब में हाथ डालता है तो 2-2,500 रुपये उसके जेब में पड़े थे, वो पूजा को देने लगता है और कहता है कि लो ये रख लो। तो पूजा कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ही एक फ्रेंड आने वाली है और इस तरह से पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता है। तो बोलता है कि चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी तुम्हें जाना है। वो बोलता है कि नहीं फ्रेंड आ रही है आप जाइए। और इतने में पूजा की फ्रेंड आती है जिसका नाम सरिता होता है और पूछती है कि बताओ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफ़र में? तो पूजा बोलती है नहीं यार सर दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन तुझे क्या बताऊँ मेरा जो तलाकशुदा पति था वह भटकते-भटकते मेरी ही सीट पे आ गया, उसके पास टिकट था नहीं और वह एकदम अब सुधर गया है, अब पीता खाता नहीं और उसको देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी और वह मुझसे कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया और जब वह जा रहा था तो मेरी आँखों से आँसू आ गए उसे देखकर। तो सरिता बोली हाँ अब मरने दे उसको, ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको समझ में आएगा कि तू कितनी सुंदर है और उसे बता दे कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो पूजा बोली हाँ मैंने उसे बता तो दिया कि मैं शादी करने जा रही हूँ। सरिता बोली चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ उसे देखना फिर तू खुश हो जाएगी, अच्छा लड़का है वह कमाने खाने वाला बंदा है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेकर जाती है और इधर जो प्रदीप अपने घर पे चला गया, उसके गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी, 40-50 लोग काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री पे पहुंचता है, उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था जिसके बारे में मैंने बात कर रखी थी वह आ गई है, वह आपसे मिलना चाहती है तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप बोलता है हाँ यार मिलवाओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है बहुत सुंदर है, जरा मैं भी देखो यार मुझे तो शादी करनी ही है, जमेगी तो शादी कर लूंगा। दोस्तों सरिता आगे आगे आती है और पीछे से पूजा आती है और जैसे ही कमरे में घुसती है प्रदीप उसको देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुम? वो बोलती है आप। प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है और सरिता से बोलता है कि यही है? तो सरिता बोलती है यही है। दोस्तों अब प्रदीप जो है पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें और फिर वह सरिता से बोलता है कि अरे सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है लेकिन ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी कि ये लड़की कुंवारी है। तो बोलती है हाँ सर बिल्कुल आपकी कसम ये कुंवारी है, आप चाहें तो पूछ सकती हो। तो प्रदीप बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे कि मेरा तलाक हो चुका है,
ये सुनकर सरिता शॉक्ड रह जाती है। उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कंवारी है, माँ बाप गरीब है, 30 साल उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है और लड़की सही है। तब सरिता बोल प्रदीप बोलता है पूजा से कि तुमने तो नहीं बताया कि मैं कुंवारी हूँ। तो पूजा बोलती है कि नहीं सर, मैं इतना झूठ नहीं बोलती। फिर पूजा से बोलता है कि देखो ये सरिता जो है ये हमारे लिए भगवान है, ये हमें मिलाई है। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी से भी तुम पूछ सकती हो। मैं पिता उता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ और अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। तुम किसी से भी पता कर सकती हो और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो और मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि मुझे अब किसी से पूछने और पता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, वह प्रदीप के पास आती है और उसके गले से लग जाती है और एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बस जाती है। और उसके बाद दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फिर से ज़िंदगी बस गई। दोस्तों, शाम को जब पूजा को प्रदीप अपने घर ले जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है और कहता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू आ गई है फिर से। तो वह इतना खुश होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं और दोनों को लाखों लाखों आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी और फिर हमारे घर में आ गई है। सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद प्रदीप को सरिता बोलता है कि तुम बहुत इसीलिए मेरी फैक्ट्री चला लेती हो क्योंकि तुम इतनी होशियार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।